Hello class, good afternoon. I think getting my voice. Please tell me if you're hearing, then yes. Okay, thank you. So students, we are going to revise of yesterday lecture regarding the UV visible spectroscopy. Just few steps, that is, this is also known as electron spectroscopy because in this spectroscopy electronic transition occur, means it's depend on the present different electron in the molecule. Different electron means sigma electrons, pi electron, and non-bonding electrons. Sigma electrons means they form sigma bond. Pi electrons means they form pi bond, and non-bonding electrons is resembled by the small n. So this is the range of the visible and UV region. This is very important. 4,000 to 8,000 angstrom or 2,000 to 4,000 angstrom. This is the in a micron meter. 4,800 2,400 सिंपल नैनोमीटर में है, ये आपका एंगस्ट्रॉम में है. तो सिंपल आप चाहे एंगस्ट्रॉम याद रख लीजिए या नैनोमीटर याद कर लीजिए, जो भी आपको लिखना है. और दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट फॉर यूवी. So this is our important visible and UV. Yesterday we were discussed some absorption law. Number 1, Lambert law. Number 2, Beer's law. In Lambert law, the when monochromatic light or radiation is passed through a solution. सॉल्यूशन की जगह आप मीडियम भी यूज कर, कोई मीडियम भी यूज कर सकते हैं. अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मीडियम, पास थ्रू मीडियम, द डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. और इट इज अ di over dx. डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i. i इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये रिलेशन आता है. इस रिलेशन को ln मीन्स नेचुरल लॉग i अपॉन आई नॉट माइनस के आई. इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये लॉग बेस 10 और इसमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है. तो आगे ये इसको आप प्रोसीड करते जाएंगे तो ये होगा लॉग I0 अपॉन i इज इक्वल टू a. a इज द ऑब्जर्वेंस. इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी. कल हमने डिस्कस किया था इसको. ये this one minus k upon 2.303. K is also a proportionality constant. It is also a constant. So it is a overall is a constant. So it is given by it is the epsilon curly e. It is a absorption coefficient or known as absorptivity coefficient. अगर मीडियम हमारा कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हम जो कंसंट्रेशन बताते हैं आइदर इन ग्राम पर लीटर और इन मोल पर लीटर. अगर ग्राम पर लीटर है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो वो होगा एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट. अगर कंसंट्रेशन हमारा मोल पर लीटर में है तो वो होगा हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ये मैंने 2-3 नाम जो बताए आपको, केवल आपको ये बताना है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर में तो सिंपल आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट. लेकिन जब कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में है तो मोलर वर्ड इसके आगे आ जाएगा
और ये कब आएगा? when we use the Beer's law. Beer's law nothing है, this is only the extant form of the Lambert law. ये लास्ट लाइन जो वहां थी, वहां क्या था? is directly proportional to the intensity of the incident radiation. ये लास्ट लाइन यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन इसमें एक थोड़ा जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहां से हम जब आगे बात करेंगे इसका डेरिवेशन में, तो इसमें जो एक कंसंट्रेशन शीट आएगा लाइक दैट, देख रहे हैं, डी ओवर डी एक्स केवल डायरेक्टली टू द आई था, यहाँ पर कंसंट्रेशन नंबर सी और आ गया है, क्योंकि अब जो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन हमने ले लिया है इन अ प्लेस ऑफ मीडियम, तो सॉल्यूशन ले लिया है, तो इसमें सॉल्यूशन के कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, आइदर इन ग्राम पर लीटर और इन अ मोल पर लीटर। तो इट इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बिल्कुल एज इट इज सेम की सेम, अब उसमें चलते चले जाएंगे। तो क्योंकि देखिए के हम वहां पर यूज कर चुके थे, इसलिए यहाँ के डैश यूज किया है। इट इज आल्सो ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आगे जब ln ये बिल्कुल इंटीग्रेशन कर दिया इसको, और इंडिकेट करने के बाद फिर आपको ये लगा, ये इसमें प्रोसीड करते गए, एट लास्ट जो हम वही है log I0 अपॉन I। I0 मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। क्योंकि देखा होगा आपको उसमें, जब कोई सोर्स से हम इसमें लाइट पास कराते हैं सॉल्यूशन में, तो कुछ पार्ट सॉल्यूशन उस लाइट के पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट को ट्रांसमिट कर देता है। तो सीधी सी बात, अगर एब्जॉर्प्शन आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है, तो जो आई नॉट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा देन ट्रांसमिटेड लाइट, ड्यू टू some part of light is absorbed by the solution. So same thing is the absorbance, K is equal to 203 E। ये मोलर एक्सटेंशन को मोलर वर्ड क्यों आया है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, और अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में नहीं है, तो ये सिंपल एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा, और वी कैन से एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज आल्सो नोन एज। अब देखिए ये इसमें आ गया A इक्वल टू एप्सिलॉन C इनटू L। ई नहीं है, ई एप्सिलॉन है, करली L ई है, तो ए तो आपका ये बियर्स लॉ आ गया। वहां पर क्या था, A इक्वल टू एप्सिलॉन L, C नहीं था वहां पर, तो इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द लैम्बर्ट लॉ। सो T इक्वल टू I अपॉन I नॉट। T मीन्स ट्रांसमिटेंस, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एंड द इंसिडेंट लाइट। और इसको अगर इसमें वैल्यू आप पुट अप करना चाहें, रिलेशन निकालना है ए और टी में, तो रिलेशन जो आएगा वो ये आएगा, log I अपॉन I G नॉट इक्वल टू A। सो एब्जॉर्बेंस इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। आपका जो फार्मूला जो निकल के आया वो ये आया है, एब्जॉर्प्शन का A इक्वल टू एप्सिलॉन C इनटू L। कहीं x है L की जगह पर, कहीं t है L की जगह पर, तो L यहाँ पर जो है वो सोर्स से सैंपल तक की पाथ लेंथ है, और वी कैन से इट इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम। मीडियम मीन्स जो सॉल्यूशन है, जितने सॉल्यूशन का आपका एरिया या वॉल्यूम है, वो उसकी जो डायमेंशन है, विड्थ कह सकते हो आप उसको, या लेंथ कह सकते हो, तो इट इज द लेंथ ऑफ द मीडियम। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कल मैं डिस्कस किया था आपसे, और ये फार्मूला केवल एक ही लगेगा, A इक्वल टू एप्सिलॉन C इनटू L। तो अगर देखें तो यहाँ की जो दिस इज द एब्जॉर्बेंस एट दिस वेवलेंथ, इतना 0.5, इट इज द A। 0.5 सेंटीमीटर इज द लेंथ L। क्यूबिट की जो विड्थ है, ये इट इज द टेस्ट ट्यूब की तरह होता है, छोटा सा सिलेंड्रिकल भी होता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप भी होती है, यानी क्यूबॉइड शेप। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये है आपकी एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट, दैट इज एप्सिलॉन।
6.4 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूला लगाया है वही A इक्वल टू एप्सिलॉन CL। अगर इसको आप थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे तो A इक्वल एप्सिलॉन CL आ जाएगा। L की वैल्यू लगा देंगे, A की वैल्यू लगा देंगे और एप्सिलॉन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू लग जाएगा तो C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये होगी ग्राम पर लीटर। देखिए इसमें आपका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कितना मोल में है ना, तो इसमें आएगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। एक था ए सॉल्यूशन, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल था वो था सॉल्यूशन शोज ए ट्रांसमिटेंस ऑफ 20% व्हेन टेकन इन अ सेल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, एंड 2.5 क्या है, लेंथ L। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन चाहिए और मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट गिवन है 12,000। हमें क्या चाहिए, ट्रांसमिटेंस दे रखा है, हमें चाहिए ऑब्जर्वेंस। तो ये जो फार्मूला है A इक्वल टू 2 - log10/T परसेंटेज ऑफ T, T मींस ट्रांसमिटेंस, तो आप फार्मूला लगाएंगे तो आपका फार्मूला ये निकल के आएगा 0.698। ये क्या हो गया बेटा, एब्जॉर्वेंस। तो एब्जॉर्वेंस यहाँ लगाएंगे, ये वैल्यू लगाएंगे तो आपका C कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा। ये मीटर नहीं है, यहाँ आपका डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट में है ये DM मीन डेसीमीटर क्यूब। ये थे आपके न्यूमेरिकल्स जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है, केवल आपको फार्मूला लगाना है और आपकी वैल्यू पुटअप करनी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट चाहिए और मोलर एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट चाहिए। तो एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट आपका तब निकलता है जब आपका न्यूमेरिकल, ये जो थर्ड जो न्यूमेरिकल है इसमें देखें कंसंट्रेशन दिया गया है ग्राम पर लीटर में। पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है तो जो कोएफिशिएंट होगा वो एब्जॉर्प्टिविटी होगी या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा। अगर आप इसको C को एज इट इज लगा देंगे तो बेटा आपका जो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकल के आएगा वो केवल ऑब्जर्विटी आएगी या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आएगा। लेकिन अगर इसी कंसंट्रेशन को अगर हम मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो कैसे मोल पर लीटर कन्वर्ट कर पाएंगे हम इसको, जो 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, अगर इसको हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें और मॉलिक्यूलर वेट दिया है 400, यानी इस कंसंट्रेशन को इस मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो बेटा हमारा कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर में। अब आप लगा दीजिए इसको A इक्वल टू एप्सिलॉन C इनटू L में। तो आंसर, दो आंसर मिलेंगे, एक तो विदाउट यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, एक विद द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जब आप विदाउट मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे तो होगा आपका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या एब्जॉर्बिविटी या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। लेकिन जब आप इसमें मोलर मास ऐड कर दें, इसमें यूज कर लेंगे तो बेटा आपका हो जाएगा मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्बिविटी और मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आगे में आएगा, लेकिन फिर हम बता दे रहा हूं मैं। Can ultraviolet spectral data be useful to distinguish the following compounds? Give reason. ये कंपाउंड दे रखा है इथाइल बेंजीन एंड स्टाइरिन। इथाइल बेंजीन एंड स्टाइरिन, इथाइल बेंजीन दे रखा है, स्टाइरिन दे रखा है। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर का आइडिया हो, तो स्टाइरिन जो कंपाउंड है उसमें आपका कंजुगेशन मिलेगा और इसमें कंजुगेशन नहीं है। इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग में मैं इंट्रो में बताया था मैंने लास्ट कि इट इज आल्सो डिटरमाइन द कंजुगेशन सिस्टम इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है, ये जो इथाइल बेंजीन अगर इसमें यूवी में प्लेस्ड करेंगे तो इसका कोई भी ट्रांजिशंस, कोई भी बैंड्स नहीं आएगी। लेकिन जब स्टाइरिन को रखेंगे तो स्टाइरिन की बैंड आ जाएगी क्योंकि इसमें के अंदर कंजुगेशन है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम डाटा क्या करता है आपका, डिस्टिंग्विश द कंजुगेशन इन द कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो कोई डाटा नहीं आएगा, अगर नहीं है तो प्रेजेंट डाटा आ जाएगा आपका। इसी तरीके से नीचे का कंपाउंड देख लीजिए, इसका नाम है 1,3। पढ़ने से अगर देखेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें कंजुगेशन नहीं है। लेकिन ये जो कंपाउंड आपका है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कंजुगेशन है।
इसका मतलब है ये जो है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इस कंपाउंड का डाटा देगा, यानी कंजुगेशन बता देगा, और ये कंजुगेशन नहीं बताएगा। इसका मतलब ये है हम इसको इस बेस पर इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये क्या डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट कर सकता है, कंजुगेशन और नॉन कंजुगेशन सिस्टम को ये डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर इसका एथाइल बेंजीन का डाटा बैंड आएगी तो ये आपका लोअर रीजन में रहेगा, और स्टायरीन कंज्यूम में जैसे हायर रीजन में चला जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। सेम फिनोमेना नीचे इसमें आपके इस कंपाउंड में होगा, तो इसमें कंपाउंड होगा तो ये क्या 1 2 3 4 5 यानी 1 3 4 पेंटीन, नहीं 1 4 डाइपेंटीन। तो ये है हमारा 1 2, इसमें देखेंगे तो आपका ये कंपाउंड अलग है, तो इसमें कंजुगेशन है। जिस कंपाउंड में कंजुगेशन होता है उसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम हायर रीजन में मिलता है, जिस कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं होता है उसका स्पेक्ट्रम आपको लोअर रीजन में मिलता है। तो आपके 3 न्यूमेरिकल थे, तीनों ही न्यूमेरिकल्स ये कल डिस्कस किए थे। आज स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान से सुने, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो इसमें नहीं होगा, तो प्लीज इसको भी ध्यान से सुन लें एक बार। When a compound placed in a UV visible spectroscopy present sample या compound absorb the ultraviolet radiations and present electron in this molecule या compound absorb the energy and move from ground state to higher state. So these excitation of energy or these transition of energy levels exist due to the presence of electrons in the compound. फिर समझ लीजिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्लेस्ड करेंगे तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं वो आपके एक्साइटेड होंगे और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिपेंड किस टाइप इलेक्ट्रॉन मींस सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, अगर ये एक्साइटेड होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, तो इसका जो एक्साइटेशन जो पॉइंट होता है सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वाला। तो इसका मतलब है सिग्मा वाले जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड होंगे तो लो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। इसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर है यानी पाई बॉन्ड उसके अंदर है तो वो आपका लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, यानी कि पाई स्टार में जाएगा। और नॉन बॉन्डिंग आपका जो है वो सिग्मा में भी जा सकता है और पाई में जा सकता है। ये कहने का मतलब है अगर तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो फॉलोइंग ट्रांजिशन अगर 1 2 3 4 5 6 ये कब मिलेगा जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये कब मिलेगी आपको पाई पाई स्टार, यानी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कहाँ आपके एक्साइटेड हो गए सिग्मा स्टार में, तो ये होती है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड के अंदर है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर पाई स्टार में जाएंगे, तो इसलिए बोलते हैं हम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। ये स्टार वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपका नॉन आपके जो एंड आपके वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप याद हो, या एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक लेवल है एनर्जी का। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेड स्टेट है वो सिग्मा स्टार है, पाई इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट है वो पाई स्टार है। अब आते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग मींस एन सिग्मा स्टार, यानी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर लूजली बॉन्डेड, दे आर डीलोकलाइज्ड, तो इजीली ये आपके एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये कहां तक जा सकते हैं, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। एक्सेप्ट दीज फोर टू ट्रांजिशन आल्सो occur, सिग्मा पाई स्टार एंड पाई सिग्मा स्टार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 1 2 3 4 और 5 और 6 जो ट्रांजिशंस हैं ये फॉरबिडन बैंड एनर्जी गैम्बेज मिलती हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है।
तो इंपॉर्टेंट वैसे होनी 6 चाहिए, लेकिन 4 आपकी इंपॉर्टेंट हैं। 4 आपकी जो मिलती हैं वो आपके एक्चुअल डाटा, एक्चुअल बैंड पोजीशन मिलती हैं। जो 5 और 6 हैं वो आपकी फॉरवर्ड बैंड एनर्जी में मिलते हैं, यानी कि ये आपको दिखते नहीं है। तो इसलिए इनका ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली केवल 1 2 3 4 ही मिलती हैं। ये देखिए, sigma sigma star transitions, as we have already discussed, sigma sigma star transition occur when the compound is saturated. कंपाउंड कैसा है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो उसमें बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये एल्केन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। तो इसका मतलब ये है जब CH4 जो एल्केन है आपकी मीथेन है, इसमें आपके 4 CH बॉन्ड होते हैं, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और आर आइडेंटिकल, ये समझ लिए आइडेंटिकल है दोनों ही। तो इसमें जो ट्रांजिशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? सिग्मा सिग्मा स्टार। तो कीप इट इन योर माइंड, जब सिग्मा सिग्मा स्टार का आएगा इसका मतलब वहां पर सिंगल बॉन्ड इज देयर। अब एन सिग्मा स्टार, अब एन सिग्मा स्टार अगर है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां से आपके एक्साइटेड होकर जाएंगे? सिग्मा स्टार में। यानी कि जो सिग्मा जो आपका एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर, तो इसका मतलब ये एन सिग्मा स्टार आपके एन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बॉन्डेड, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए थोड़ी सी कम चाहिए कंपैरेटिवली सिग्मा सिग्मा स्टार से। तो कहां मिलेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो बेस्ट एग्जांपल है सैचुरेटेड हैलाइड। सैचुरेटेड हैलाइड मींस CH3Cl या कोई अल्काइल हैलाइड। देखिए इसमें सारे जो बॉन्ड्स हैं ऑल आर इन कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और जब कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है इसमें ट्रांजिशन जो मिलेगी सिग्मा सिग्मा स्टार मिलेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जो क्लोरीन एटम जो मिला है यहाँ पर, क्लोरीन एटम जो यहाँ पर है उसमें भी आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज 6। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से मिलेगा एन सिग्मा स्टार। अब है पाई पाई स्टार। तो पाई पाई स्टार का मतलब होता है ये कब मिलेगा? जब आपके कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। मींस जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड जैसे ही बनता है तो इसका मतलब इसमें जो यूज प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है दे आर नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कब मिलेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे आपने देखा होगा एथिलीन, बेंजीन, एसिटिलीन भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें एक आपका सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बनता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, डबल बॉन्ड बनता है पाई इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इसमें दो ट्रांजिशन मिलेंगी, एक सिग्मा सिग्मा स्टार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड अदर वन इज द पाई पाई स्टार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड। नेक्स्ट आपका है एन पाई स्टार। एन पाई स्टार तब मिलता है जब आपका अनसैचुरेटेड हो और उसमें कोई ऐसा एटम हो जिसके पास आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड में आपका जो ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज CHO या कीटोन ग्रुप जो होता है CO। तो CHO और CO में आपका जो मेन कार्बोनिल ग्रुप है वो C+O है। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सी थिंग है, सिंपल सी चीज है कि आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलेगा वहां पर, और जहां आपका डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां होंगे तो पायर मिलेगा। ये तो मिल गया केवल प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड की बेस पर। लेकिन यहाँ पर एक और है, यहाँ पर है एक आपका जो एटम है दैट इज एल्डिहाइड में ऑक्सीजन जो एटम है इसके साथ आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो रिमेनिंग जो मिलती हैं ये यानी सिग्मा सिग्मा स्टार मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पाई पाई स्टार मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा आपके नॉन बॉन्डिंग भी हैं तो एन सिग्मा भी आपको, एन सिग्मा स्टार भी आपको मिलेगा,
और n पाई स्टार भी आपको मिलेगी। यानी कि कहने का मेरा मतलब है ये 4 जो ट्रांजिशन है इफेक्टिव ट्रांजिशन है, दे आर नॉन एज इफेक्टिव ट्रांजिशन, और जो 2 ट्रांजिशन मैंने पीछे आपको बताए हैं वो नॉन इफेक्टिव हैं, यानी फॉरबिडन बैंड में रहती हैं, फॉरबिडन गैप में रहती हैं। इसके मतलब उनको हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं है। तो प्रैक्टिकली कोई भी कंपाउंड अब आप ले लीजिए, केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप में, यही आपके 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सभी कंपाउंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स वहां हैं तो इन 4 के अलावा जो थ्योरेटिकली छोड़ दीजिए कोई इफेक्टिव ट्रांजिशन आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इनका एनर्जी कितना चाहिए, या एनर्जी का अमाउंट ज्यादा चाहिए कम चाहिए। तो कहने का मतलब ये देखिए लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो सिग्मा सिग्मा स्टार है। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड इज अ मोर स्टेबल देन द पाई बॉन्ड। तो जब पाई सिग्मा बॉन्ड को जब एनर्जी ब्रेक करने की देखो तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कंपेरेटिवली पाई बॉन्ड से। तो जब सिग्मा, इसका मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ भी एन सिग्मा स्टार है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी आ गया, इसका मतलब इसके बाद एन सिग्मा स्टार की एनर्जी है। इसके बाद पाई पाई स्टार, क्योंकि इससे कम है। इसके बाद आता है एन पाई स्टार। इसका मतलब सबसे जो कम एनर्जी है वो किसकी है, एन पाई स्टार की। सबसे कम एनर्जी पे आपको एक्साइटेड ट्रांजिशन मिलेगी, सबसे कम पर एन पाई स्टार, उससे ज्यादा पर पाई पाई स्टार, उससे और ज्यादा पर एन सिग्मा, और सबसे ज्यादा पर मिलेगा सिग्मा सिग्मा स्टार। इसका मतलब है फॉर दिस ट्रांजिशन द एनर्जी, द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एन सिग्मा स्टार में लेस एनर्जी देन सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार में लेस एनर्जी देन एन सिग्मा स्टार, और एन पाई स्टार में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज वेरी वेरी लेस। अब ये देखिए एक छोटा सा ग्राफ है, इसमें देखिए सबसे ग्राउंड लेवल पे आपका है सिग्मा, इसके थोड़ा ऊपर है पाई इलेक्ट्रॉन्स का लेवल, और सबसे ऊपर इसके ऊपर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का लेवल। इसी तरीके से अब इनकी हमें एक्साइटेड स्टेट शो करनी है, पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। तो देख रहे हैं बेटा सिग्मा सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है इसका जो आपकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से एन सिग्मा स्टार को देख लीजिए, एन यहाँ पर है, सिग्मा स्टार यहाँ पर है, तो एन सिग्मा स्टार की ज्यादा है। इसके बाद सबसे ज्यादा मिलेगा सिग्मा सिग्मा स्टार, सबसे उससे कम मिलेगा एन सिग्मा स्टार, और उससे कम है आपका पाई पाई स्टार, और सबसे कम मिलेगा एन पाई स्टार। जो एनर्जी डिफरेंस लेवल है इनका, सबसे कम होगा आपका एन पाई स्टार, उससे ज्यादा होगा पाई पाई स्टार, उससे ज्यादा एन सिग्मा स्टार, उससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा सिग्मा सिग्मा स्टार। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है डिस्कस या एक्सप्लेन हाउ मेनी ट्रांजिशन अकर इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन। तो आपको यहां से शुरू करना है और यहां पे लाके खत्म कर देना है। जो एग्जाम्पल के साथ करेंगे, फिगर इज मैंडेटरी, और ये ऑर्डर आप लिख देंगे, इसमें ज्यादा लिखने को है नहीं, तो आपके इसमें जितना है उतना सफिशियंट है, आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार, these electronic transition are forbidden transition are only theoretically possible। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट, इसमें टर्म है कुछ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर का मतलब बेटा इतना है, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है इट इज ए टेक्निक जिसमें कि कलर कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं हम। तो क्रोम जो वर्ड आता है वो कलर से आता है। इसका मतलब बेटा यह है कि अगर क्रोमोफोर है किसी भी ग्रुप में, कुछ नहीं, दे आर द कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप, ये कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा बता दूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, 6 होता है, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए तो बन जाता है नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन कलरलेस है, आपने लैब में यूज किया है, किया होगा, या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे, तो कलरलेस होता है बेंजीन।
लेकिन जैसे ही उसमें नाइट्रो ग्रुप आ जाता है उसका कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है। इसका मतलब किसकी वजह से आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो इसका मतलब है जो किसी भी अगर कोई कलर आता है उसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, दे आर नॉन एज क्रोमोफोर। तो इसका मतलब सीधा सा अगर डेफिनेशन बताएं हम आपको, सिंपली डेफिनेशन ये है, दे आर द कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स, presence or absence of this group give the color or colorless compound। अगर प्रेजेंस है तो कलर देगा, अगर प्रेजेंस नहीं है तो कलर नहीं देगा। तो द कोवेलेंट बॉन्डली ग्रुप्स, तो NO2 भी जो ग्रुप है अटैच होता है बेंजीन तक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ लगता है। अब जब लगता है जिसका मतलब बेटा NO2 हो गया, CS हो गया, NN एजो ग्रुप हो गया, CN CHO कीटोन, ये देख रहे हैं आपका कीटो ग्रुप हो गया, ये बेंजीन। तो इसका मतलब बेंजीन में अगर किसी ग्रुप के साथ जाएगी तो उसका भी यानी इटसेल्फ अकेली नहीं, अगर किसी ग्रुप के साथ एज ग्रुप लगा होगा तो वो भी आपका कलर कंपाउंड की तरह यूज होता है। तो देख लीजिए ये एजो ग्रुप जानते हैं आपने, एजो डाई पढ़ी होगी, ये किस ग्रुप की वजह से ऑरेंज कलर आता है। इसी तरीके से इसका मतलब है दे आर द कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द कंपाउंड। अगर ये है इसका मतलब क्रोमोफोर में आप देख रहे हैं सभी में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर हैं, जैसे आपका ये है सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो ट्रांजिशन जो मिलेगी पाई पाई स्टार तो मिलेगी मिलेगी, सिग्मा सिग्मा स्टार भी मिलेगी, और अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर हैं तो आपका एन पाई स्टार भी मिल जाएगा। तो जो एग्जैक्टली जो कोरोफर होता है वो डबल बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है, डबल बॉन्ड आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं तो ट्रांजिशन मिलेंगी एन पाई स्टार और पाई पाई स्टार। Group means they are the color producing group, they are covalently bonded with the compound। एक्सोक्रोम, आपने देखा बेटा अगर कोई ऐसे आपने देखा होगा रेड कलर है, तो रेड कलर में कहीं डार्क है कहीं लाइट है कहीं और उसकी इंटेंसिटी है। तो जो कलर जो डार्क और लाइट जो कलर होता है वो केवल इंटेंसिटी ऑफ कलर की वजह से होता है, और ये इंटेंसिटी ऑफ कलर जो प्रोड्यूस करता है वो करता है ऑक्सोक्रोम। इसका मतलब ये आप ये नहीं कह सकते द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप दे आर आल्सो ए ग्रुप। जैसे आपका अल्कोहल है, क्लोरीन है, आपका थायो अल्कोहल है, मेथॉक्सी ग्रुप है या अल्कोक्सी ग्रुप है, ये आपके अमीन है, ये जो ग्रुप हैं ये आपके ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करते हैं। ये दे आर आल्सो ए ग्रुप, दे आर आल्सो कोवैलेंटली बॉन्डेड विद द कंपाउंड, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस द कलर। ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं इफ दे आर प्रेजेंट और एब्सेंट। इफ दे आर प्रेजेंट और एब्सेंट क्या करेंगे? ये कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कर देंगे, लेकिन कलर नहीं देंगे। तो क्रोमोफोर भी ग्रुप होते हैं, ये कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, ये ऑक्सोक्रोम भी ग्रुप है, दे आर इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। ये भी कोवलेंट बॉन्डेड रहते हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्डेड रहते हैं विद द कंपाउंड। ये ग्रुप हैं, ये आपके ये ग्रुप हैं। ये जो मैंने जो डेफिनेशन दो है बताया ये 2 नंबर। तो अब है आपका लास्ट टाइम ये भी पूछा गया है एग्जाम में, एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। अगर किसी कंपाउंड को हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्लेस करते हैं तो वहां पर एक बैंड मिलता है, इसे बोलते हैं पीक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दिस इज नॉन एज बैंड, ध्यान समझना, एरो 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 पर ध्यान मत जाना, ये आपकी बैंड है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड है। अगर इसमें क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम एब्सेंट और प्रेजेंट रहता है तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है।
ये बैंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, आइदर शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और शिफ्ट राइट और शिफ्ट हाइट साइड और शिफ्ट लोअर साइड, यानी कि ये इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट भी करेगा और राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये, अगर ये शिफ्टिंग होती है इसे बोलते हैं इंटेंसिटी शिफ्ट। और ये जो बैंड है दिस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन बैंड। अब ये 4 टाइप की होती है, इसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अब एक चीज और एक वन थिंग कीप इन योर माइंड, आपने एक विबग्योर पढ़ा होगा, इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। विबग्योर पढ़ा होगा, इसका मतलब है अगर विबग्योर में जो आपका वेवलेंथ है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट में आपका रेड होता है और लेफ्ट में आपका ब्लू कलर होता है। अगर आप उसको लिखेंगे तो विबग्योर में ब्लू कलर लेफ्ट में रहता है, रेड कलर एकदम एक्सट्रीम राइट रहता है, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट तो नहीं, समवेयर बिटवीन ब्लू कलर और राइट साइड में रेड कलर, यानी ब्लू टू रेड अगर मूव करते हैं तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज करती है। अब मतलब कि इस कहानी सिंपली यही है, इट इज वेवलेंथ नॉन एज लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब बेटा इतना होता है कि जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है दैट इज नॉन एज लैम्डा मैक्स। यानी कहने का मतलब है जिस वेवलेंथ पर कोई भी कंपाउंड मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड एट पर्टिकुलर वेवलेंथ नोन एज लैम्डा मैक्स। और वी कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ radiations which is absorbed at particular wavelength known as lambda max। तो अब क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप या अब्सेंस ऑफ ग्रुप की वजह से ये जो बैंड पोजीशन है ये वाली ध्यान से समझना, एरो पर ध्यान मत दीजिए, एरो को बाद में डिस्कस करेंगे। ये बैंड अगर ये राइट साइड में शिफ्ट होती है, देखिए देखें राइट साइड दिख रहा है, ये राइट साइड में शिफ्ट होती है, इसे बोलते हैं राइट साइड में कौन कौन सा कलर है, रेड, इट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है तो लेफ्ट साइड में कौन सा कलर है आपका, ब्लू कलर, तो ये ब्लू शिफ्ट। यानी कहने का मतलब है जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। तो इसका मतलब द शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्बेशन बैंड शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड और हायर वेवलेंथ। रेड एंड का मतलब है रेड कलर की तरफ, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हायर वेवलेंथ पर होती है, या तो और भी कैसे हायर रेंज, और भी कैसे लॉन्गर वेवलेंथ। नंबर एक लॉन्गर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ, रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो रही है कोई भी बैंड पोजीशन, उसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। सेम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब ये है अगर बैंड पोजीशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा कलर है, ब्लू कलर, इट इज नॉन एज ब्लू शिफ्ट। और ब्लू कलर की अगर वेवलेंथ देखें तो वो शॉर्ट होती है देन रेड, तो इट इज आल्सो नोन एज शॉर्टर वेव रीजन या वेवलेंथ रीजन या लेस वेवलेंथ रीजन। तो कहने का मतलब ये है जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अगर आपकी ये बैंड जो है आपकी ये बना हुआ है, ये बैंड अगर आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करती है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है, और लेफ्ट साइड में आपका ब्लू कलर होता है इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। और ब्लू कलर की जो आपका वेवलेंथ है वो आपका कम होता है, शॉर्ट होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं शॉर्टर वेव लेंथ रीजन। इसका मतलब कब मिलेगी बेटा, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड एट लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स द ब्लू एंड, ब्लू एंड मींस लेफ्ट साइड लोअर वेवलेंथ या आपका शॉर्ट वेवलेंथ रीजन, इट इज आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। अब है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर का मतलब है गुस्सा होना, ज्यादा, याद करें, हाइपर मींस इंक्रीज करना। अब इसमें अगर आपकी इस बैंड पोजीशन कंपाउंड की पोजीशन ये है, अगर इसमें कोई हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर दें, ऑक्सोक्रोम ऐड कर दें
या इंट्रोड्यूस करा दें, तो ऐसा एक्सोक्रोम जो कि इसकी हाइट को इंक्रीज कर दे, हाइट को इंक्रीज कर दे, उसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। बात क्लियर समझ लेना। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन मैक्स है, एप्सिलॉन इंटेंसिटी ऑफ द कलर बोलते हैं। तो अगर इसकी हाइट बढ़ जाती है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सोक्रोम या अब्सेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, अगर ये हाइट इंक्रीज करती है इसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये हाइट डिक्रीज कर जाती है, देखिए एरो इसलिए लगाए गए हैं, ये वाला एरो इंक्रीज को शो कर रहा है, ये एरो डिक्रीज को शो कर रहा है। इसका मतलब अगर डिक्रीज हाइट डिक्रीज कर जाती है उसे बोलते हैं डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट डिक्रीज द इंटेंसिटी, hyperchromic shift increase the intensity of bands, hypsochromic shift bands shift towards the lower wavelength region, bathochromic shift absorption band shift towards the longer wavelength region। longer wavelength किसके लिए, रेड कलर की होता है तो इट इज आल्सो रेड शिफ्ट। शॉर्ट वेव लेंथ किसका होता है, ब्लू कलर का, इट इज आल्सो ब्लू शिफ्ट। तो ये इनके जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, इनके दो नाम और हैं, जैसे रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के नाम से किया जाता है। तो इसका जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है, दीज आर नोन एज एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। यानी कि इंटेंसिटी भी शिफ्ट हो जाती है और एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन भी शिफ्ट हो जाती है। अगर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर इनकी हाइट डिक्रीज कर रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एप्लीकेशंस ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 1, in the detection of conjugation, already we have discussed। अगर किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो उसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। अगर कंजुगेशन है तो लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा, कंजुगेशन नहीं लैम्डा मैक्स कम होगा। इन द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपने देखा होगा जितने भी ऑक्सीजन ग्रुप हो रहे हैं दे आर द फंक्शनल ग्रुप। वो किसी ना किसी कोई आपके ग्रुप हैं तो इनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है ये। इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंजुगेटेड सिस्टम एंड नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, नॉन कंजुगेटेड और कंजुगेटेड, कंजुगेटेड नॉन कंजुगेटेड। इट मींस अगर किसी कंपाउंड में कंजुगेशन है या सिस्टम कंजुगेटेड है, कंजुगेट मींस अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है तो कंजुगेट सिस्टम है, अगर नहीं है तो नॉन कंजुगेटेड है। अगर कंजुगेटेड है तो लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा, लाइक दैट फर्स्ट वन, और नॉन कंजुगेशन है आपका लैम्डा मैक्स कम होगा। और इन द इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, इन द डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि आपने देखा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होती है सिस और ट्रांस, पढ़ा होगा आपने। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पता करने के लिए भी इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं आपके। UV is also called electronic spectroscopy। Give the type of electrons in the molecules। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 टाइप, सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल्स। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ क्रोम 4। तो क्रोम 4 एग्जांपल दे दीजिए, नाइट्रो है, CS है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है, वहां से याद कर सकते हैं। ओजोक्रोम, 2 एग्जांपल ऑफ ओजोक्रोम, थायोअल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप, थायोअल्कोहलिक ग्रुप, ये ओजोक्रोम होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द बैंड शिफ्ट? बैंड शिफ्ट मींस वही, कौन कौन सी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। 4 शिफ्ट होती हैं, बैथोक्रोमिक, हिप्सो, हाइपर एंड हाइपो। ये आपके न्यूमेरिकल्स जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द लैम्बर्ट बियर लॉ। अगर ये लैम्बर्ट बियर लॉ आता है, ध्यान समझना, अगर लैम्बर्ट बियर लॉ कंबाइंड हो गया आता तो आपको बियर लॉ आपको लिखना है, यानी कि सेकंड वन। अगर केवल लैम्बर्ट आता है, ओनली लैम्बर्ट, तो आपको लैम्बर्ट लगता है फर्स्ट वन। तो ये डिफरेंस है दोनों लॉ में। अगर सिंगल बियर लॉ होता तब भी आपको सेकंड लिखना है। फिर समझ लीजिए, लैम्बर्ट बियर या बियर्स लॉ आता है तो सेकंड लॉ को आपको लिखना है।
अगर ओनली लैम्बर्ट लॉ लिखने के लिए आता है तो केवल आपको फर्स्ट लॉ आपको लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय द bathochromic shift, hypsochromic shift, auxochrome and chromophore? Bathochromic shift, if the band position of lambda max shift towards the right hand side, known as bathochromic shift. If the band position of lambda max shift towards the left hand side, known as hypsochromic shift. Auxochrome, they are the covalently bonded group. They are responsible to increase or decrease the intensity of the bands. Chromophore, they are also the covalently bonded group. They are color producing group. How many type of electron transition shown by the molecule in the visible spectroscopy? Total देखे जाए 6, practically 4 and theoretically 2. Practically 4 ही आपको इंपॉर्टेंट है, वही आपको लिखनी है. सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार एंड पाई स्टार. तो इसमें आपको फिगर भी बनाना है. नाउ नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज IR. ये देख लीजिए, इसका रिकैप है. हमने लैम्बर्ट भी और निकाला था, ये निकाला था. इसकी जगह आप ए लिख देंगे, एच गुलो एप्सिलॉन CL हो जाएगा. ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं विद फिगर. ये क्रोम 4 ऑक्सोक्रोम है. ये आपका टाइप बैंड शिफ्ट है. ये 4 ही इसमें है पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, चारों ही हैं. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आपकी इसकी थ्योरी भी कहते हैं यू विजिबल की. इट इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. Rotational vibrational spectroscopy. Rotational means rotation of the molecule, rotation of the compound molecule करता है. वाइब्रेशन मीन्स अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशनल. तो रोटेशनल वाइब्रेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एग्जांपल हैं वो है आपके rotational spectroscopy is a branch of molecular spectroscopy concerned with the infrared and Raman spectroscopy of the molecule in the gaseous phase. ये गैसियस फेस में वर्क करती है, ध्यान समझिए. और गैसियस फेस में वर्क करने का मतलब है कि उसमें जो एटम्स की जो और काइनेटिक एनर्जी अब काफी इंक्रीज कर जाती है. तो यानी कि हम इसमें जो रोटेशनल वाइब्रेशन जो पढ़ेंगे वो आई और रमन पढ़ेंगे. ये देखिए, सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. When infrared light is passed through a sample of organic compound, some of the frequencies are observed while some are transmitted. यानी कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होंगी, कुछ ट्रांसमिटेड होंगी. After the plotting the observance or transmittance against the frequency IR spectrum obtained. अगर हम ऑब्जर्वेंस और ट्रांसमिटेंस के अगेंस्ट अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें तो IR स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको. और ये है इसकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. नियर IR, फार IR से कोई फिलहाल लेना देना नहीं है. वहां भी हमने नियर UV और UV देखा था. यहाँ भी हम नियर IR और आपका IR देखेंगे. तो ये मेन जो हमने और रीजन्स रेंज किया है, ये है वेव नंबर में. मैंने याद है कल बताया था, वेव नंबर इज द 1/लैम्डा. लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ. लैम्डा क्या है आपका? वेवलेंथ. तो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है आपका 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. मेन जो इंफ्रारेड रीजन है, जो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डिनरी IR रीजन, तो आप बताएंगे 4,000 to 67 सेंटीमीटर इनवर्स. मेन ये है आपका मेन इंफ्रारेड रीजन. एक रीजन है आपका 50 भी होता है. ये जो आपका रीजन है, ये जो रीजन है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव रीजन है. यानी मेटल की अगर बॉन्डिंग होगी किसी भी एटम के साथ में, एटम में भी ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन,
फास्फोरस, तो इनके साथ अगर बॉन्डिंग होगी तो वो बॉन्डिंग आपकी इस रीजन में मिलती है, उस बॉन्डिंग बैंड, उस बॉन्डिंग की पोजीशन इस रीजन में मिलेगी। तो ये इसे बोलते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव रीजन। तो मेन हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल नहीं होता है एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका मतलब आपको कौन सा रीजन याद रखना है, मेन इंफ्रारेड रीजन 4000 टू 67 सेंटीमीटर इनवर्स, और साथ में छोटा सा ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। देखिए वाइब्रेशन है, जब आईआर में मॉलिक्यूल को प्लेस करेंगे तो सबसे पहले क्या कंपाउंड प्लेस किया जाता है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा था मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल के प्रेजेंट जो एटम है आप वो वाइब्रेट करते हैं। अब छोटा सा एक चीज समझ लीजिए, कोई अपने हनुमान जी वगैरह का नाम सुना होगा, तो हनुमान जी किसी को मार देते तो वो चक्कर के मतलब रोटेशन भी होते थे उसके अंदर, वाइब्रेशन भी होते थे, और वो हो सकता है कि उस अपनी ग्राउंड स्टेट लेके एक्साइड स्टेट में भी चला जाए। यानी तीनों ही आपकी एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और आपका रोटेशनल आपका वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम काम करेंगे केवल वाइब्रेशन के लिए यूज काम करेंगे, क्योंकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन एनर्जी से कम होती है। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। तो फॉर, अब ये देख लीजिए, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है, ध्यान समझना, सपोज डाई एटॉमिक मींस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2 N2, ये डाइऑटमिक मॉलिक्यूल है। जब डाइऑटमिक है तो लीनियर तो हो गई होगा, इसमें एफिनिटी कहीं है ही नहीं। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, इसका फार्मूला है 3n-5। इसका डेरिवेशन बेटा सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं यहाँ पे इसको आपको। तो फार्मूला, केवल फार्मूला याद रखिए 3n-5, और लास्ट में मैंने दे रखा है वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो कितने एटम इसके अंदर हो गए, 2 एटम हो गए, तो n इक्वल टू कितने हो गए, 2। तो 2 into 3 6 - 5 दैट इज 1। यानी इसमें जो वाइब्रेशन होगा केवल वन टाइप का वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन टाइप ऑफ वाइब्रेशन आगे आएंगे। कहने मतलब है अगर ये वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल तो केवल इसमें एक ही टाइप का वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन टाइप में आगे बताऊंगा, आगे पता लग जाएगा क्या वाइब्रेशन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक ही होगा। अब है फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का लीनियर भी हो सकता है और बेंट भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आइदर इट इज लीनियर और बेंट, जैसे H2 है बेंट मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब H2 और CO2, तो इसमें हम लेंगे लीनियर मॉलिक्यूल में लेंगे CO2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन होगा 3n-5। ये दोनों सेम है, लीनियर है, लीनियर के लिए सेम रहेगा चाहे वो ट्राई एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो, 3n-5। तो अगर CO2 की बात की जाए तो CO2 में कितने आपके होते हैं मॉलिक्यूल एटम, 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 हो गए, तो n को 3 लगा दीजिए, 3 into 3 9, 9 - 5 4 वाइब्रेशंस। यानी कि आपके इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड के अंदर या इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके 4 वाइब्रेशंस होंगे। कौन कौन से होंगे ये आगे आएगा। फॉर लीनियर और बेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर लीनियर और बेंट, नॉन लीनियर और बेंट, इसके लिए फार्मूला है 3n-6। 3n-6, और H2O को ले लीजिए आप, ये बेंट मॉलिक्यूल है, H2O में 3 आपके एटम्स होते हैं, तो 3 into 3 - 6 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और 3। कौन से हैं, किस किस तरीके से होंगे ये बाद में हम आपको बताएंगे। तो n इज द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। 3n-5 फॉर डायटोमिक और लीनियर मॉलिक्यूल, 3n-6 फॉर ट्राइएटोमिक बेंट मॉलिक्यूल।
रिक्वायरमेंट ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रम, यानी कौन से कंपाउंड आईआर देंगे, कौन से कंपाउंड आईआर नहीं देंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चार चीज, आपके पास डायपोल मोमेंट होना चाहिए, नेट डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की बात करें तो आपका नीचे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। और जब भी डायपोल मोमेंट की बात की जाती है तो ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए होता है, यू नो बेटर। और फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द charge on the molecule or d is the distance between two charge species। इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसकी यूनिट होती है डी डिवाइड। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, म्यू इज द डायपोल मोमेंट, क्यू इज द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्पीसीज। जैसे सपोज HCl है, HCl है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। HCl में आपके पास एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम। क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो सिंपली से इसमें अगर बॉन्ड बनेगा तो एक चार्ज डेवलप होगा, H के ऊपर प्लस H प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस। और जो D है, D द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज स्पीसीज, इट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ ऑफ द एटम्स। HCl में दो एटम हाइड्रोजन और Cl है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज आल्सो नोन एज D। सो इट इज द डायपोल मोमेंट। ये होना चाहिए डायपोल मोमेंट है तो आपका कोई भी कंपाउंड आईआर एक्टिव है। सपोज मैंने एक HCl लिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट्स ए पोलर मॉलिक्यूल, इसमें डायपोल मोमेंट होगा? आई थिंक नॉट, दोनों सेम एटम है। इसका मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनका हम ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इनका हम आईआर निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास डायपोल मोमेंट है ही नहीं। डायपोल मोमेंट है तो आईआर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड होगा, और अगर डायपोल मोमेंट नहीं है तो आपका आईआर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड नहीं होगा। तो समझ लीजिए, डायपोल मोमेंट्स अकर व्हेन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज, यू नो दैट बेटर। दे कैन अकर बिटवीन टू आयंस इन आयनिक बॉन्ड और बिटवीन द एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कहना मतलब है ये आयनिक बॉन्ड के लिए भी फिजिबल है और आपका कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी फिजिबल है। डायपोल मोमेंट अराइज फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि कब मिलेगा? जब आपके प्रेजेंट एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तब ये डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा। द लार्जर द डिफरेंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर द डायपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा है तो बेटा डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ये फार्मूले से आपको पता लग जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेपरेशन आल्सो डिसाइडिंग द फैक्टर ऑफ द फैक्टर इनटू द साइज ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो आपका जो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। द डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या है? इट इज अ मेजर द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बताती है? किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताती है, यानी कि मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। पोलर है तो डायपोल मोमेंट उसके अंदर होगा, अगर पोलर नहीं तो डायपोल मोमेंट उसके अंदर नहीं होगा। जैसे बेटा आपके पास कंपाउंड है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको अगर आप ओपन करते हैं, प्लस साइन सा बन जाएगा, बीच में कार्बन आएगा और 4 एंड पर आपका 4 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। अगर इनकी डायपोल मोमेंट की बात की जाए, ध्यान समझना, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपके 4 आपका प्लस साइन बन गया है, प्लस साइन में आप देखेंगे तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है तो 0 होगा। इसका मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आईआर हम नहीं ले सकते हैं। अब आपका है क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो इसको भी आप उसी तरीके से आप प्लस साइन में बना दीजिए। सेंटर पर आपका कार्बन और 4 एंड पर आपके 3 क्लोरीन और 4th वन इज द हाइड्रोजन।
तो देखेंगे इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का आपका आईआर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का आईआर प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं करेगा। सीधी सी बात है कि आपके कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट है, तो आपका आईआर स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। ये जो पहले बताया था वो अब यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए। Absorption of an IR radiation at a particular frequency by the molecule can occur only if dipole moment is molecule in the two vibrational levels. Greater the dipole moment means more intense the absorption. Dipole moment जी आपका greater होगा तो आपका जो absorption है काफी strong होगा। The molecule like N2O2 H2Cl2 are infrared inactive. Inactive means इनका IR नहीं हो सकता।